अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लॉ एग्जाम्स एंड प्रैक्टिस बाय उम्मीद आमिर। आज हम लेक्चर 2 करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे और हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। फंडामेंटल बोलते हैं किसी भी बेसिक चीज़ को, बुनियादी जिसे हम कहते हैं, जैसे किसी भी शख्स के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। इसी तरह आपने एक वर्ड सुना होगा फंडामेंटलिस्ट। फंडामेंटलिस्ट हम बोलते हैं बुनियाद परस्त शख्स को, जो कि चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको फंडामेंटलिस्ट कहा जाता है। फंडामेंटल राइट मीन्स बेसिक राइट, बुनियादी राइट। इसको हमने कंफ्यूज नहीं करना विद ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स इज समथिंग एल्स। ह्यूमन राइट्स एक जनरल राइट्स होते हैं जो कि आप ये समझें कि ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल के ऊपर डेवलप होते हैं। तो हमने LLB में ये बात पढ़ी है कि लॉ में और मॉरल्स में डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस है ह्यूमन राइट्स में और फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स आपके बुनियादी हकूक हैं। अब कौन से हकूक जो हैं वो हमारे बुनियादी हैं? वो तमाम राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं, दोज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। और वो तमाम राइट्स जो किसी भी ऑर्डिनरी लॉज के तहत हमें मिलते हैं, वो हमारे ऑर्डिनरी या लीगल राइट्स होते हैं। थोड़ा सा राइट के कंसेप्ट पे भी बात कर लेते हैं। तो राइट इज एन इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड एंड recognized and protected by law। So कोई भी इंटरेस्ट जिसको कानून रिकग्नाइज करता है और प्रोटेक्ट करता है वो हमारा लीगल राइट है। तो हमारे लीगल राइट्स दो किस्म के हो सकते हैं, ऑर्डिनरी राइट्स और फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड में प्रोवाइड किए गए हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं। जबकि हमारे जनरल राइट्स जो हैं या ऑर्डिनरी राइट्स जो हैं वो राइट्स हैं जो हमारे किसी भी लॉ के तहत जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इंट्रोडक्शन में मैंने केस लॉ ऐड किया है, लेकिन ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। ये हैंडआउट्स मैंने आज से 10-11 साल पहले बनाए थे। उस वक्त जो भी मेरी अप्रोच थी उसके मुताबिक बनाए थे। आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं केस लॉ, अगर आपको बहुत रेलेवेंट कोई केस लॉ मिल जाता है। लेकिन अगर आपको लगे कि इंट्रोडक्शन में ही केस जो है वो मिसफिट होता है, तो आप इस केस को कहीं और भी जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो इस केस की बात कर लेते हैं, इसकी रेशियो की। इट प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 lays down a very broad concept of liberty of an individual। क्योंकि आप देखें आर्टिकल 8 से 28 तक एक लंबी लिस्ट है और उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स के जरिए भी नए आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं कैपिटल लगाकर। तो ये तमाम एक लंबी लिस्ट है जो कि पाकिस्तान में लोगों को राइट्स की बारे में दी गई है, राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। सो the concept of liberty of an individual which demands a very high level of respect and observance of such rights from the state and functionaries। So Pakistan state or Pakistan state functionaries are duty bound to ensure the compliance of all these fundamental rights which have been provided in Constitution of Pakistan। रेलेवेंट आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 8 ऑनवर्ड्स जो है वो एक जो है वो डिटेल लिस्ट देता है हमें राइट्स की। और 18th अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट है जिसके जरिए कुछ न्यू राइट्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं, तो हम उनको भी जो है वो देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा आर्टिकल 8 को जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो आर्टिकल 8 इज बेसिकली इसका जो पहला पार्ट है दैट इज रिगार्डिंग इनकंसिस्टेंसी विद फंडामेंटल राइट्स। सो कोई भी ऐसा लॉ या कस्टम जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है या यूसेज में है, उसको अगर वो इनकंसिस्टेंट है विद एनी फंडामेंटल राइट, तो उसको फिल फॉर जो है वो वॉइड समझा जाएगा और उसको अमेंड करके इन कंसिस्टेंसी विद फंडामेंटल राइट जो है वो लेकर आना है। सो दो वर्ड है, एक वर्ड है इनकंसिस्टेंट और एक है इनकंसिस्टेंसी। सो इनकंसिस्टेंसी हियर मीन्स कि उसको आपने जो है कन्फॉर्मिटी विद फंडामेंटल राइट्स करना है, उसके साथ मुताबिकत में लेकर आना है। तो जितने भी पाकिस्तानी लॉज हैं या पाकिस्तानी रस्म व रिवाज हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स से मुतसादिम हैं, उसको पाकिस्तान के
आइन के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान के आइन में दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके मुताबिक किया जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 8 है उसी का देखें प्रिंसिपल, तो दैट इज बार ऑन स्टेट टू मेक एनी लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। तो जितने भी प्रीवियस लॉज हैं, ऑलरेडी लॉज हैं, बिकॉज ये आइन 1973 में आया, तो उससे पहले के जितने भी कवानीन हैं एक तो उनको मुताबिक किया जाएगा फंडामेंटल राइट्स के। सेकेंडली पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो कि फंडामेंटल राइट्स से किसी तरह मुतसादिम हो। तो ये फ्यूचर लॉज के बारे में है, जो पहली वाली प्रोविजन थी वो प्रीवियस लॉज के बारे में थी। देन आर्टिकल 8 की कुछ एक्सेप्शंस हैं, जब ये अप्लाई नहीं करेगा तो उसमें देयर आर लॉज रिलेटिंग टू मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस और ऑफ द पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस के लिए रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस हैं। देन एनी ऑफ लॉ स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट स्केड्यूल, और उसके अलावा कुछ और लॉज हैं जो कि पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल में जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो आर्टिकल 8 में बेसिकली 3 बातें हैं। पहली बात ये है कि कोई भी लॉ जो कि एग्जिस्टिंग लॉ है जो कि फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो उसको कंसिस्टेंट बनाया जाएगा। सेकेंडली पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करे, एब्रोगेट करे या किसी तरह से नेगेटिवली जो है वो इफेक्ट करे। एंड थर्डली देयर आर सम एग्जेम्पशंस और एक्सेप्शंस जिनके ऊपर ये आर्टिकल 8 जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस के कुछ जॉब स्ट्रक्चर पर ये उस तरह से मुकम्मल जॉब स्ट्रक्चर पर नहीं, उसके कुछ रूल्स हैं जिनके ऊपर जो है वो ये एग्जाम्पशन है। एंड सेकेंडली कोई भी ऐसा लॉ जो कि स्केड्यूल में बताया गया, फर्स्ट स्केड्यूल में, जैसे कि एक लैंड एक्विजिशन एक्ट है जो कि स्टेट को अथॉरिटी देता है कि वो किसी भी लैंड को, इंडिविजुअल लैंड को एक्वायर कर सकते हैं पब्लिक पर्पस के लिए, और एक्विजिशन के वक्त जो विल्स ऑफ द ऑनर हैं या जो विशेज ऑफ द ऑनर्स हैं उसको टोटली अनकंसीडर किया जाएगा, उसको नहीं देखा जाएगा। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसकी एक पूरी लिस्ट है, मैं आपको वो लिस्ट हम बारी बारी देख लेते हैं और मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ, जिसपे मेरा ऑलरेडी डिटेल लेक्चर जो है वो मौजूद है। तो जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में प्रोवाइड किया गया वो आर्टिकल 9 में है, दैट इज रिगार्डिंग सिक्योरिटी ऑफ पर्सन एंड लिबर्टी ऑफ पर्सन। तो लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड ये जो है वो मौजूद है फंडामेंटल राइट्स हमारे आइन में। इसके ऊपर मेरा डिटेल लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो उस लेक्चर को आपने जो है वो रिकंसीडर करना है एज लेक्चर 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। देन जो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है दैट इज एज सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसके ऊपर भी एक डिटेल लेक्चर मौजूद है, तो वो हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर 4 कहलाएगा। तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। तो ब्रीफली आपको बताती चलूँ कि जो आर्टिकल जो सेक्शन है, सॉरी आर्टिकल 9 है, उसमें सिक्योरिटी ऑफ पर्सन पे बात की गई है। किसी भी शख्स की लाइफ और लिबर्टी जो है उसको सिक्योर करना स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रोवाइड करना, एक ट्रैंक्विलिटी की सिचुएशन प्रोवाइड करना, ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन आर्टिकल जो 10 है वो भी लिबर्टी से ही रिलेटेड है कि किसी भी शख्स को इलीगली अरेस्ट और डिटेन नहीं किया जाएगा, और अगर फॉर सम पर्पस किसी को डिटेन किया जाता है और अरेस्ट किया जाता है तो उसका एक प्रोटोकॉल है जिस प्रोटोकॉल को जो है वो फॉलो किया जाएगा। आर्टिकल 10A जो है, दिस इज अ न्यू फंडामेंटल राइट विच इज इंसर्टेड बाय 18th अमेंडमेंट, दैट इज राइट टू फेयर ट्रायल। सो फेयर ट्रायल में जो है इसको भी मैंने डिस्कस किया हुआ है अपने ये जो आर्टिकल 10 का मेरा लेक्चर है अरेस्ट एंड डिटेंशन का, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी। फेयर ट्रायल इज बेसिकली कि किसी भी शख्स को आप जब उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होंगी तो जितने भी कानून के तकाजे हैं उनको पूरा किया जाएगा, उस शख्स को नोटिस किया जाएगा, उस शख्स को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी और उस शख्स की जो भी उसने इनपुट दिया है उसको कंसीडर करते हुए फैसला किया जाएगा। सो दूसरी तरह हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं उनको फॉलो करना बेसिकली फेयर ट्रायल जो है वो उसकी
डिमांड है तो उसको किया जाएगा। आर्टिकल 11 इज रिगार्डिंग स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर, उसको प्रोहिबिशन दी गई है। अब स्लेवरी की हम बात करें तो स्लेवरी इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट एट द मोमेंट। स्लेवरी इज नॉन एग्जिस्टेंट। देयर वाज अ टाइम जब इस्लाम के अंदर देयर वाज कंसेप्ट ऑफ स्लेव, बट दैट वाज आल्सो फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर, जहाँ पर कुछ लोग जो है वो डिपेंडेंट थे, उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं होती थी, तो उनकी कफालत का एक जरिया था। देन उस टाइम की ट्रेडिंग की एक रिक्वायरमेंट थी, तो उसका एक जरिया था, लेकिन इसको लेटर ऑन जो है वो अबॉलिश किया गया बाय आवर बिलव्ड प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अबॉलिश किया। तो जो स्लेवरी है वो पाकिस्तान में नॉन एग्जिस्टेंट है, तो इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने की भी इजाज़त नहीं है और इसको किसी भी फॉर्म में जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस पे आप देखें एक बहुत फेमस ये ब्रिकलिंस का जो है वो मैटर था। ब्रिकलिंस बोलते हैं ये जो भट्टा होता है, ईंटें बनाने वाले भट्टे होते हैं, तो वहाँ पर अक्सर क्या होता है कि लेबर को एक लमसम अमाउंट पे कर दी जाती है इन एडवांस और उसके बाद उससे जो है वो काम करवाया जाता है। तो उसके ऊपर भी मुकम्मल लेजिस्लेशन हो चुकी है लेबर लॉज में डिस्करेज करने के लिए इस चीज को। तो किसी भी किस्म की फोर्स्ड लेबर है या स्लेवरी है उसको प्रोहिबिशन है हमारे आइन के अंदर। आर्टिकल 12 इज रिगार्डिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। दैट मीन्स कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो है अगर किसी से कमिट हुआ है तो उसको वही सजा दी जाएगी जो उस वक्त उस ऑफेंस की थी जिस वक्त उस ऑफेंस को कमिट किया गया था। इसकी आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं तो सपोज एक मर्डर जो है वो 2015 में हुआ है और उसका ट्रायल कंक्लूड हो रहा है 2018 में। तो जो अमाउंट ऑफ दियत है, अगर इसके अंदर दियत को अवॉर्ड किया जाना है तो अमाउंट ऑफ दियत 2015 में जो नोटिफिकेशन था दियत की अमाउंट का उसके मुताबिक डिसाइड की जाएगी, ना कि 2018 में जो नोटिफिकेशन है दियत का उसके मुताबिक। एंड अदर एग्जाम्पल कुड बी जैसे 1979 में आप देखें प्रोहिबिशन ऑफ ड्रिंकिंग आया, जो हमारा हदूद लॉज में प्रोहिबिशन ऑफ ड्रिंकिंग का कानून आया। तो वो ड्रिंकिंग की जो पनिशमेंट है वो उसके बाद से है, 79 के बाद से है। 79 से पहले अगर आप लिटरेचर देख लें, उर्दू अदब देख लें, तो आपको उसमें काफ़ी जिक्र मिलेगा ड्रिंकिंग का, खुला खुला जिक्र मिलेगा, कन्फेशंस और एडमिशंस मिलेंगे ड्रिंकिंग के। तो ऐसा नहीं है कि आप उनको जो है वो सजाएं अवॉर्ड करनी शुरू कर दें, इसलिए कि जो कानून आया उसके बाद उन सजाओं का जो है वो इतलाक होगा। Then Article 13 is about protection against double punishment and self-incrimination. अब डबल पनिशमेंट क्या है? दैट इज कि एक ऑफेंस की 2 दफा सजा नहीं हो सकती, डबल जेपर्डी नहीं हो सकती। एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज दैट नो वन कैन बी कंपेल्ड टू डिस्पोज अगेंस्ट हिमसेल्फ। उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने ही खिलाफ जो है वो शहादत करे, या हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि किसी को इकबाल जुर्म या इतराफ जुर्म करने पे कंपेल नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब हम CRPC में कन्फेशन पढ़ते हैं 164, 364 में, तो उसका वॉलंटरी होना जो है वो एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। ये जो मैंने सेक्शंस का हवाला दिया 164 और 364 ये CRPC के सेक्शंस हैं। बिकॉज हमारा चैनल जो है वो लॉ स्टूडेंट्स भी देख रहे होते हैं, लॉ प्रैक्टिशनर भी देख रहे होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है क्लैरिफाई करना कुछ चीज़ों को, ताकि किसी किस्म का जो है वो कंफ्यूजन ना हो। देन आर्टिकल 14 जो है दैट इज इनवॉल्युबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। दैट में डिग्निटी ऑफ मैन में क्या आता है? रिस्पेक्ट आता है, उसकी सेल्फ स्टीम आती है, उसकी प्राइवेसी आती है। तो दीज आर राइट्स विच आर इनवॉल्युबल, जिनको जो है इंटरफेयर करने की स्टेट परमिशन नहीं देगी। तो अगर हम प्राइवेसी की बात करें तो हमारा जो ईजमेंट का राइट है, तो उसमें आप देखें कि प्राइवेसी के और ईजमेंट के राइट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स आते हैं बाज़ दफ़ा। जैसे अगर राइट टू हैव एयर है ईजमेंट्री राइट, तो दूसरी तरफ हमारा प्राइवेसी राइट भी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी नेबर की जो विंडो है वो आपके घर के मतलब सहन में खुले, बिकॉज उससे आपकी प्राइवेसी जो है वो इफेक्ट हो सकती है। तो इस चीज़ को जो है वो स्टेट ने इंश्योर करना है। देन आर्टिकल 15 इज रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ मूवमेंट
to the extent of citizens of Pakistan, they are free to move anywhere, any territory of Pakistan. So आप किसी सूबे से किसी सूबे में जाएं, किसी एरिया में जाएं, फाटा में जाएं, सिक्योरिटी रीजंस पे हो सकता है कि आपका कुछ इलाकों में जो है वो जाना ममनू किया जाए, बट अदरवाइज यू हैव ऑल राइट to explore your country, because ये हमारी beloved motherland है and we have all right to explore it. But to the extent of foreigners या वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर से आए हैं, तो they might need some legal requirements, permits and other things इस चीज़ को explore करने के लिए. लेकिन being पाकिस्तानी हमारे पास freedom of movement है. Then freedom of assembly is basically we all being social animals, we have freedom to assemble for anything, to assemble for some function, to assemble for some celebration, to assemble for some condolence. या इसके अलावा भी ग्रुप्स बन सकते हैं, एसोसिएशंस बन सकते हैं, लाइक लॉयर्स की बार एसोसिएशंस होती हैं, तो वो क्या है, वो फ्रीडम ऑफ असेंबली की एक एग्जाम्पल है, और वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की जो है वो एक एग्जाम्पल है. देन हम 18 में देखते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन. कोई भी लीगल ट्रेड है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, तो सब्जेक्ट टू लीगल रिक्वायरमेंट्स जो उसकी लाइसेंस के लिए या परमिट के लिए या क्वालिफिकेशंस ज़रूरी हैं, उनके मद्देनज़र रखते हुए उसको अडॉप्ट किया जा सकता है, और उस पर ऐसा कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आर्टिकल 19 इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, टू डिस्क्राइब योर ओपिनियंस. तो हमारे पास ये फ्रीडम मौजूद है, मीडिया आज़ाद है, तो मीडिया जो है वो इस आर्टिकल के तहत जो है वो फ्रीडम को इंजॉय करता है. एंड बीइंग सिटीजन्स हम लोग इसको देखते हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सारा कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है. देन राइट टू इंफॉर्मेशन है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ बेसिकली फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट्स. जितने भी पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर पब्लिक फंडिंग इन्वॉल्व है, उनका ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि वो हमारे टैक्सेस की फंडिंग से बना है प्रोजेक्ट, चल रहा है प्रोजेक्ट, तो वी हैव ऑल राइट टू ऑब्टेन सम इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी. तो इसको जो है वो 18th अमेंडमेंट के जरिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है. Then Article 20 is about freedom to profess religion and to manage religious institution. As पाकिस्तान में वेरियस रिलीजन के लोग रहते हैं, तो वो अपने अपने जो रिलीजन को है टू सम एक्सटेंट प्रोफेस भी कर सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो मैनेज देयर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. सो आप पाकिस्तान में मस्जिदें भी देखते हैं, आप गुरुद्वारे भी देखते हैं, आप इधर टेम्पल्स भी देखते हैं, और बाकी भी काफ़ी आपको जो है वो चर्च भी नज़र आते हैं. तो ये सारा क्या है, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अलाउ करता है. Safeguard as against the taxation for the purposes of any particular religion. So sometimes there are taxes which relates to religion, like zakat is a form of tax जो कि इस्लाम से related है, but we cannot deduct zakat फ्रॉम अ नॉन मुस्लिम बिकॉज वो पाबंद नहीं है. तो किसी भी शख्स के ऊपर जो है वो ज़कात या कोई भी ऐसा टैक्स जो है उसका जो कि उसके रिलीजन में प्रोवाइडेड नहीं है, और ये जो टैक्स है वो पर्टिकुलरली रिलीजन से रिलेटेड है, तो वो उससे जो है उस पर लेवी नहीं किया जाएगा. आर्टिकल 22 इज अबाउट सेफगार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन. तो ऐसे आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर काफ़ी मिशनरी इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशनल. FC कॉलेज है, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज which is called FC college. Then we have Connect college, we have different convents जो कि काम कर रहे हैं, Sacred Heart है, Jesus and Mary है, so there are many cathedral है, काफ़ी ऐसे convents हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं. तो ये सारे किस चीज़ को शो करते हैं, ये बेसिकली इसी जो आर्टिकल 22 की फ्रीडम है उसके तहत हैं. देन आर्टिकल जो है 22, 23, 24, दिस इज रिगार्डिंग प्रॉपर्टी. 23 और 24 जो है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. दैट मीन्स कि आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको राइट टू एक्वायर, उसको यूटिलाइज करने का राइट टू एक्वायर, यूज और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये हर उस शख्स के पास है हु इज ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी. सो ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम इसको कहते थे
utendi, possidendi, dispodendi. So utendi is basically right to use property, possidendi is right to possess property, and dispose of is dispodendi. So किसी भी ऑनर के पास ये राइट्स हैं और ये उसकी मर्जी है कि वो प्रॉपर्टी को एक्वायर करे, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे, वो प्रॉपर्टी को यूज करे. आर्टिकल 25 जो है दैट इज रिगार्डिंग इक्वालिटी ऑफ सिटीजन. सो ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ. पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, तो क्लासेस ऑफ सिटीजन जो है इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा. Article 25A is right to have education. So government of Pakistan is bound to provide free प्राइमरी एजुकेशन. जो बेसिक एजुकेशन है वो फ्री प्रोवाइड करेगी. लिटरेसी के लिए प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करेगी लिटरेसी रेट को एनहांस करने के लिए. देन आर्टिकल 26 इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक पार्क्स हैं, सिनेमा हाउसेज हैं या इस तरह की और जो पब्लिक प्लेसेस हैं, तो उन पे जो है वो किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी. वो हर मजहब हर कम्युनिटी के लोग उधर जा सकते हैं. Article 27 is regarding safeguard against discrimination and services. पाकिस्तान की services, whether those are armed forces या other civil services हैं, तो उनके अंदर हर मजहब के लोगों को कोटा दिया जाता है, हर मजहब के लोगों की नुमाइंदगी जो है वो इंश्योर की जाती है. Then Article 28 is preservation of language, script and culture. So we have different societies और वी हैव लोक विरसा इंस्टीट्यूशन जो है वो. इसके अलावा आर्काइव डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जो कि ये सकाफत से रिलेटेड या स्क्रिप्ट लैंग्वेज या इस तरह की जो भी डॉक्यूमेंटेड कल्चर्ड चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्शन जो है उसको इंश्योर करता है. तो ये आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 8 से 28 तक, जो कि फंडामेंटल राइट से डील करते हैं. हैंडआउट के नेक्स्ट पार्ट में एक एक आर्टिकल की जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है वो दी गई है. तो मैंने तो वो आपको बता दिया इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी बन जानी थी, तो आप इसको देख सकते हैं. तो ये एक एक राइट को मैंने प्रिसाइजली एक्सप्लेन किया है ताकि आप जो है, अगर आपको पेपर में फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, तो आप इसको लिख सकें. अदरवाइज भी अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो ये आप इन पॉइंट्स को पढ़ के जो है वो इजीली इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं. मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए. जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे आदत थी कि मैं पॉइंट्स में लिखती थी, पैराग्राफ बहुत कम लिखती थी. और उसका रीज़न ये होता था कि मुझे लगता है कि जब पॉइंट्स में लिखा होता है तो वो इजीली कम्युनिकेट होता है, वो समझना बहुत आसान होता है. लेकिन जब आप पैराग्राफ में चीज़ लिखते हैं तो फिर आपको असल पॉइंट ढूंढना पड़ता है, एग्जामिनर को ढूंढना पड़ता है. तो इसलिए आई प्रेफर ऑलवेज कि आप पॉइंट वाइज बात भी करें तो पॉइंट वाइज बात करें, और अगर आप लिखें भी तो पॉइंट वाइज लिखें. उससे एक तो मेमोराइज करना आसान होता है और दूसरा रिप्रोड्यूस करना भी आसान होता है. तो आप भी प्रेफर किया करें कि जब भी किसी सेक्शन को एक्सप्लेन करें तो उसको आप पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करें, ना कि लंबे लंबे जो है वो लेंथी पैराग्राफ जो है उनको आप प्रेफर करें. तो ये सारे पॉइंट्स हैं. काफ़ी ये लंबा चौड़ा हैंड आउट है, लेकिन आप इसको ये कर सकते हैं कि आपके पेपर में जो भी स्पेसिफिक एस्पेक्ट पूछा गया है आप उसको थोड़ा सा जो है वो डिटेल में बता सकते हैं. आई होप आपको लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, और इस वीडियो को जो है वो आप इसके नीचे कमेंट कीजिए. अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए.